नाइस गाइडलाइंस शेयर करूंगी प्रेगनेंसी और हाइपरटेंशन के एपिसोड्स के हवाले से। प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन अक्सर देखने में आती है और उसको राइट टाइम पे डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना पेशेंट की लाइफ के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ब्लड प्रेशर का जो एक कट ऑफ वैल्यू रखी जाती है वो मोस्टली 140/90 ही रखी जाती है कि इससे ऊपर अगर हो जाए तो उसको एड्रेस करना चाहिए। इसको मेंटेन करना चाहिए 135/85 पे। और प्रेगनेंसी को आप ज़रूर कोशिश कीजिए कि वो टर्म तक जाए। अगर ब्लड प्रेशर की वैल्यू 160/110 तक भी हो तो भी आप उसे ट्रीट करें और प्रेगनेंसी को 37 वीक्स पर ही डिलीवर करें। उसमें एकदम से कोई ज़्यादा जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो बहुत ज़्यादा शूट अप कर जाता है 180, 200/110 और 120, इन दैट केस कुछ जगहों पे आपको अपनी जजमेंट एक्सरसाइज करनी पड़ती है। इन दैट केस यू कैन डिलीवर द पेशेंट अर्लियर, आप थोड़ा जल्दी भी कर सकते हैं। लेकिन उसमें फिर आपको पेशेंट को ना सिर्फ ये कि बच्चे की सेफ्टी को देखते हुए कार्टिकोस्टेरॉइड्स का यूज़ करने की मतलब कोशिश कर सकते हैं, आप दे सकते हैं। जैसे कि हम 3 cc देते हैं ऑन कंसेक्टिव डेज, और इसमें फिर साथ में लेकिन रिकमेंडेड है मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल, क्योंकि कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी बीपी को बढ़ा देते हैं, तो इसलिए फिर उनको मैग्नीशियम सल्फेट के साथ कंबाइन करना पड़ता है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि पेशेंट जो हैं वो शुरू से ही हाइपरटेंसिव होते हैं और उनका जो ब्लड प्रेशर हाई होता है जिसकी वजह से वो पहले से ही ACE इनहिबिटर्स या फिर वो एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स ARBs वगैरह ऑलरेडी ले रहे होते हैं। लेकिन जब वो प्रेग्नेंट हो जाए तो फिर ये चीज़ें आप उनको नहीं दे सकते। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह कि ऐसे में जो बच्चे के गुर्दे हैं उनको ब्लड नहीं मिलेगा, फीटल रीनल इस्कीमिया हो जाता है और उससे बेबी यूरिन पास नहीं करता, एनयूरिया, जिसके नतीजे में फिर ओलिगोहाइड्रेमनियोस का मसला जो है वो देखने को मिलता है और केस कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। बच्चे के चूंकि लिम्स फ्रैंकली मूव नहीं कर सकते तो वहाँ पे उसके लिम्स में कॉन्ट्रैक्चर्स भी बन जाते हैं। तो इसमें हमें करना क्या है, हमें सबसे पहले पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी है। क्या ये इसेंशियल हाइपरटेंशन है या जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। हर वो चीज़ जो प्रेगनेंसी के बाद, जब प्रेगनेंसी 20 वीक्स पे चली जाए और उसके बाद वो कंडीशन डेवलप हो तो वो जेस्टेशनल कंसिडर की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर डायबिटीज़ है वो 20 वीक्स के बाद अपीयर हुई है तो वो जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। हाइपरटेंशन भी अगर पहले नहीं थी और वो 20 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद हुई है तो वो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है। और इस तरह से अगर आगे जाके प्रोटीन यूरिया भी स्टार्ट हो जाए तो फिर वो प्री एक्लैम्सिया का केस बन जाता है और उसको आपको और भी ज़्यादा विजिलेंट उसके लिए होना पड़ता है। वंस द प्रेगनेंसी इज डायग्नोस्ड तो आपने, अगर पेशेंट पहले से कोई एंटी हाइपरटेंसिव ACE इनहिबिटर या ARBs वगैरह ले रहे हैं तो जैसे ही प्रेगनेंसी का आपको पता चले आपने फ़ौरन ये दवाइयाँ रोक देनी है और आपने वो दवाइयाँ देनी है जो प्रेगनेंसी के लिए सेफ हैं। और उनमें जो फर्स्ट चॉइस है आपकी वो लेबिटोलॉल है। 100 मिलीग्राम की ये टैबलेट अवेलेबल होती है, आप इसको BD या TDS में दे सकते हैं और इसकी जो पर डे मैक्सिमम डोज है वो है 1200 मिलीग्राम्स। इससे ज़्यादा आप एक दिन में नहीं दे सकते। लेकिन ये उन लोगों को नहीं देना जिनको एस्थमा है या जो एस्थमेटिक है। दूसरी चॉइस, सेकंड चॉइस है आपके पास नाइफडिपिन एक्सटेंडेड रिलीज, और उसकी टैबलेट है 30 मिलीग्राम्स की और आप उसको OD दे सकते हैं। बहुत ही कुछ सर्कमस्टेंसेस में BD दे सकते हैं, लेकिन उसकी जो पर डे डोज है वो 120 मिलीग्राम से आपने एक्सीड नहीं करनी। आपके पास तीसरी चॉइस, यानी कि अगर ये दोनों ही पेशेंट के लिए सूटेबल ना हो तो फिर आप देंगे मीथाइल डोपा, दैट इज द फेमस टैबलेट एल्डोमेट 250 मिलीग्राम। वो आप 3 टाइम्स अ डे या 4 टाइम्स अ डे भी दे सकते हैं, लेकिन उसकी भी जो पर डे डोज है वो आपने
2500 मिलीग्राम से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी। पेशेंट को आपने एडवाइस करना है, अगर उसका ज़्यादा शूट अप बीपी कर रहा है तो एक तो आप इसको बेड रेस्ट एडवाइस करेंगे, आप उसको हॉस्पिटलाइजेशन एडवाइस करेंगे ताकि आप उसके सारे टेस्ट वगैरह करा सकें, सीबीसी स्पेशली प्लेटलेट काउंट और यूरिनारी स्पेशली प्रोटीन यूरिया, लीवर फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट और इसके साथ कोएगुलेशन प्रोफाइल आप उसका देखते हैं। वो भी एक कुछ हाई रिस्क केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अल्ट्रासाउंड आपने देखते हैं कि बेबी जो है उसमें आप प्लेसेंटा, बेबी लाइकर, ये सारी चीज़ें आप अल्ट्रासाउंड में असेस करते हैं और उसके मुताबिक फिर आप पेशेंट को मैनेज करते हैं। तो ये थी लेटेस्ट नाइस गाइडलाइंस। तो मैंने ही सोचा कि इनको मैं आपके साथ शेयर करूं। अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली की जाएं तो फिर पेशेंट और बच्चे की जो सेफ्टी है वो काफ़ी हद तक इंश्योर हो जाती है।